हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आज देखेंगे आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। हम उसके सारे क्वेश्चन आंसर को जो है आपका देख चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग चलेंगे। क्लियर है? देखिए, चैप्टर का फॉर्मेट वही रहेगा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सरल से सरल रूप में आपको उसको समझ आ सके। फिर उसके बाद हम उसे क्वेश्चन आंसर कर देंगे। और अगर बीच में पढ़ते समय क्वेश्चन आंसर करते समय कहीं भी आपको कोई भी डाउट बनता है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को मुझसे पूछ सकता है कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर आपका कोई डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लास्ट हुआ था उसमें, या फिर अभी अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो सेकंड इसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। याद रखिए बच्चों, देखिए चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। सबसे पहले तो हमें चैप्टर को समझना चाहिए कि चैप्टर का जो लेसन का नाम है वो क्या कह रहे हैं। एक दल, दल मतलब पार्टी या सत्ता, कोई भी एक। प्रभु मतलब उसका ही वर्चस्व रहा हो। उसके दौर मतलब उसका समय पीरियड, उसके टाइम पीरियड को हम लोग दौर बोलते हैं। ठीक, देखिए आपके सामने है क्या लिखा है, लोकतंत्र स्थापित करने में चुनौतियां। सबसे पहले क्या आया कि लोकतंत्र को स्थापित करने में जो चुनौतियां आई हैं उनके विषय को हम लोगों को आपका देखना है और गौर करना है। ठीक, ताकि हम इन सब चीजों पर बहुत अच्छे से गौर कर सकें और एक एक करके सारी चीजों को देख सकें। याद रहेगा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? चलिए आइए। कह रहे हैं कि आपको अब अंदाजा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिनाई परिस्थितियों में हुआ है। देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत कैसे आजाद हुआ, क्या उसकी निर्माण प्रक्रिया रही है, क्या उसकी ऐतिहासिक हिस्ट्री रही है, कैसे हमने आपका बंटवारे का दुख झेला है, और कैसे हमने दमनकारी का जो 200 वर्ष का शासन था उसमें हमने शासन किया है। इस पूरी शासन व्यवस्था को आप लोगों ने बहुत अच्छे से गौर करके एक एक पॉइंट को आपने समझने का प्रयास किया था। तो भारत का जो आजादी का सफर है, जो आजाद का जन्म है, वो कोई स्वतंत्रता का जन्म क्या नहीं है, कोई आसान नहीं है। ये बात आप थोड़ा सा इसमें महसूस कर चुके होंगे। ठीक, आगे देखिए, आपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देश के नेताओं ने फैसला किया है कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सका है। इन नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता। क्या कहा है कि राष्ट्रीय एकता कैसी हमारी प्राथमिकता है, और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए कई देश इसी कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। और कह रहे कि ऐसी ही कंडीशन वो हुई है कि जब वो उपनिवेशवाद से अलग हुए हैं तो उन लोगों को ऐसी समस्या का जो है अक्सर वो प्रखर सामना उनको करना पड़ा है। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे, और कह रहे हैं कि जो ये अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसके भी आपको कई जो रूप हैं वो आपको दिखाई देंगे, और इस रूप को आपको समझना होगा। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में ही था। भले ही लोकतंत्र रहा हो बहुत सारी जगह पर, लेकिन अगर आप लोग प्रभावी नियंत्रण की बात करोगे तो वो आपका प्रभावी नियंत्रण किसके हाथ में रहा है? एक नेता है, उसके हाथ में आपका बना रहा है। ठीक, तो कहें कि एक दल का शासन कायम हुआ है
और कहीं पर धीरे धीरे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली। क्या करा है कि कहीं धीरे धीरे शासन हुआ है और सत्ता किया है बागडोर संभाली। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत इस वायदे से हुई है कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम किया जा सके। और क्या कोशिश रही है कि आपका जो लोकतंत्र है उसको वो कायम कर सके। बहरहाल कई बार लोकतांत्रिक शासन के अंजाम तो देखे गए, फिर भी उनमें बदलाव पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन उनमें अगर हम लोग बदलाव की बात करें, गुंजाइश की बात करें, तो ये सब चीज़ों को पाना और इनको चलना कैसा हो गया था आपका, मुश्किल हो गया था। भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग थीं, लेकिन आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं कठिनाई का रास्ता चुनने का फैसला किया। अब देखिए, हमारे यहाँ जो चीजें थी वो बड़ी आसान नहीं थी, बड़ा कठिनाई भरा रास्ता था। और उन कठिनाई के रास्तों को दूर करने के लिए हम लोगों ने कठिन रास्तों को ही चुना था। नेताओं ने कई और रास्ता चुना। वह आश्चर्य की बात यह है क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। कह रहे सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर हम लोग देखें, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे गहरी अगर हम प्रतिबद्धता की बात करें तो सबसे गहरी प्रतिबद्धता क्या थी, वो हमारे लोकतंत्र के प्रति जो संग्राम था उससे थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। कैसे थे? राजनीति में जो निर्णायक भूमिका है उसको लेकर आपका सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। क्या कहते थे कि जो राजनीति है वो समस्या के रूप में नहीं है, कैसी है? समाधान के रूप में। यानी कि उनकी नजर में एक विचारधारा बहुत अलग थी कि वो राजनीति को समाधान सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। हर समाज के लिए फैसला करना जरूरी है कि उसका शासन कैसे चले और किन कायदे कानून पर अमल करेगा। चुनाव के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह वर्ग होते हैं जिनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हित के आपसी टकराव को कैसे निपटा सकते हैं, इसी सवाल का जवाब है। लोकतांत्रिक राजनीतिक सत्ता प्रतिस्पर्धा राजनीति के दो सबसे ज्यादा गहरी चीजें थीं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसले का तथा उसका अमल करना है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते का चुनने का फैसला किया है और कह रहे कि कैसा हो, राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला हो, यानी कि कहीं भी मनमानी जैसी चीजें आपकी ना हो और उन पर अमल करने की वो बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमको देखना है इन्हीं पर कि हमारे कैसे कायदे कानून होंगे, किन पर अमल करेंगे, इसको हमको देखना है कि लोकतंत्र जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत। चलिए, इतना देख लिया, आगे बढ़ जाएं। अगले पेज को देख लीजिए थोड़ा सा और गौर करिए। कह रहे पिछले साल हमने पढ़ा है कि हमारा संविधान कैसे बना। क्या पढ़ा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। बताइए बच्चों, हमारा संविधान कैसे बना है। लेकिन उसके साथ साथ हमने इस चैप्टर के पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि संविधान को बनाने में किस रूपरेखा, किन आदर्श संविधान चीजों को हमने लिया है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कहेंगे कि आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत।
अंगीकृत का मतलब है इसको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ हमारा संविधान बन चुका है, ये चीजें। और ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को जो ये संविधान बना है, इस संविधान को बने हुए पर हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950 को, और यह 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया। तो बना कब? 26 नवंबर 1949 को। सिग्नेचर कब किए? 24 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तीनों डेट को आप लोग लिख लीजिए। ऑप्शन में एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, आप इसको कृपया करके इन तीनों को नोट कर लीजिए। मैं आपको 30 सेकेंड का समय देता हूं, आप लिख लीजिए इसको। देख लिया आप लोगों ने? याद रहेगा बना कब? 26 नवंबर 1949। सिग्नेचर कब हुए? 24 जैन 1950। लागू कब हुआ? 26 जैन 1950। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी, यानी कि जब संविधान लागू हुआ, अंतरिम गवर्नमेंट मतलब इंटरनल सरकार थी, यानी कि वो चुनी हुई आपका निर्वाचित सरकार नहीं थी। ठीक उस वक्त तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान के नियम तय कर दिए गए, अब इन नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। शुरू में ख्याल था कि काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग 1950 के जनवरी में हुआ, तो सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त। भारत के चुनाव आयोग ने क्या किया? 1950 जनवरी में हुआ, और ये पहले आपके इलेक्शन कमिश्नर थे। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत में आकार को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची यानी कि मतदाता अधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन कामों को में बहुत सारा समय लगाया। मतदाता सूची का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज होने से रह गया। कितनी महिला बच गई? ध्यान दीजिए, चुनाव आयोग ने कितनी महिलाएं छोड़ दी? 40 लाख। ठीक, इन महिलाओं को अकला की बेटी, फकला की बीबी के रूप में दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इनका पुनर्वलोकन किया जाए, पर जरूरी लगे तो प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था, यानी कि बहुत कठिन काम था। जिस तरह से हिमालय चढ़ना कठिन है, उस तरह से इनको वापस नामांकन में लाना भी उतना ही कठिन था। इतने बड़े पैमाने का ऐसा दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश की 17 करोड़ मतदाता थे। कब? 1950 की बात हो रही है। कितने मतदाता थे उस टाइम? ध्यान देना है आपको, 17 करोड़। इतना बड़ा नंबर था, और चुनाव आयोग की सिर की सरदर्द बन गया था। किसके नाम पे उसके बेटी बनाए, किसको उसकी वाइफ के नाम पर 40 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करें, ताकि ये वयस्क मतदाता सूची में आ सके। अब सोचिए कितना बड़ा काम था, कितना बड़ा संघर्ष ये हो रहा था। गौर कीजिए इसको। देख लिया आप लोगों ने? सारी चीजें साफ हैं, हर चीज स्पष्ट है ना? इसमें 3200 विधायक और लोकसभा के 489 सदस्य चुने गए, यानी कि 3200 विधायक थे टोटल भारत में, और 400 आपके 89 सांसदों को चुना गया इस बार। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। अब जितने वोट गिर रहे थे उस समय केवल 15% ही पॉपुलेशन आपकी पढ़ी लिखी थी, यानी कि 17 करोड़ का में से केवल 15% निकाल लीजिए तो आपको साफ हो जाएगा कि कितने लोग उस टाइम पढ़े हुए थे।
सोच के देखिए आप। यानी कि 17 करोड़ वोटर में से 15% पड़े हुए थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पत्तियों के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से भी ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। कितने? 3 लाख लोगों को। ये आप लोग चुनाव कराएंगे और चुनाव कराने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जो है, आपको उसके प्रति ट्रेनिंग और स्किल होना बहुत जरूरी है। तो चुनाव आयोग ने ऐसे 3 लाख लोगों को आपकी ट्रेनिंग जो है वो आपकी मुहैया कराई है। चलिए अगला पढ़ लीजिए। देश के विशाल आकार और मतदाताओं के भारी भरकम संख्याओं के लिहाज से पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था। अरे देश में भारी भरकम, इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या, इतने बड़े मतदाता और चुनाव कोई अनूठा तो होने वाला था नहीं, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीबी और अनपढ़ लोगों की थी। कैसे थे? एक बहुत बड़ी तादाद, मतलब नंबर होता है, बहुत बड़े लोगों की थी। और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षाओं की कठिन घड़ी थी। इस वक्त लोकतंत्र में सिर्फ धनी देश ही कायम था। उस समय यूरोप में बहुत सारे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक मताधिकार पर अमल हुआ। अब देखिए सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ भारत में? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है भारत में रहने वाले सभी महिलाओं पुरुषों को क्या होगा? वोट गिनने का अधिकार मिला। और जबकि यूरोप में बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्री थी जहां आपके महिला वोट नहीं डाल सकती थी, उनको मताधिकार नहीं मिले हुए थे। तो बताइए पूरे विश्व की नजर कहां होगी? भारत पे, कि अभी अभी तो आजाद हुआ है और अभी अभी इन्होंने क्या करा है? बच्चों ध्यान देना है, डेमोक्रेसी लाई है। और डेमोक्रेसी लाते ही इन्होंने क्या कर दिया है? सबसे पहले ध्यान देना है, इन्होंने अपने यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि सबके लिए वोटिंग राइट्स जो है आपके बना दिए हैं। ठीक, अब आप इस पे देख लीजिए, आप इसको गौर करिए। क्या ये कोई नया काम था या फिर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पूरे विश्व में सेट किया? किसने? भारत की डेमोक्रेसी ने। और अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम का प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इस इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार कहा और कहा कि इतिहास का क्या है? सबसे बड़ा जुआ है लगाया है। किसे? महिलाओं को वोटिंग राइट्स देकर। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते रहते देख पाएंगे और पछताएंगे। कह रहे कि जो वोट दे इन्होंने ये बाप का सार्वभौमिक अधिकार किया है, ये अपने जीते जी इसको देख भी पाएंगे और पछताएंगे कि मैंने ऐसा फैसला क्यों किया है। कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेजी नुमाइंदगी ने दावा किया कि आने वाला वक्त और अब कहीं ज्यादा जानकार और बड़े विषयक और लाखों अनपढ़ लोगों को मतदान की बेहुदी नौटंकी देखेगा। कैसी बेहुदी? चुनाव आयोग चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा। आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 फरवरी तक चुनाव हुआ। बहरहाल इस चुनाव में अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा गया, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में 1952 में ही चुनाव हुए। चुनाव अभियान, मतदाता गणना कुल 6 महीने लगे। चुनाव के उम्मीदवारों के बीच कुल मुकाबले भी हुए। औसतन हर सीट पर 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। लोगों ने इन चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा किया। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक मतदान के दिन अपना वोट डाले। चुनाव के परिणाम घोषित होने, हारने के उम्मीद के बाद इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौमिक मताधिकार के प्रयोग ने आलोचना को मुंह बंद कर दिया।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनाव ने उन सभी आलोचना को संदेह परख कर दिया है और सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत में देश के लिए एक जोखिम का सौदा बना दिया है। देश से भरा पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग में अमूमन अंजाम दिया। कहाँ लिखा गया? हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा गया। बहुत बड़ी बात थी इस टाइम कोई भारत की खबर अगर छप जाए अखबार में, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और बड़ी क्या थी कि भारत में क्या हुआ है, इस प्रकार के मतदान का प्रयोग हुआ है। अब सोच के देखिए, 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। कैसा हुआ इतिहास में, आपका ध्यान रखना है। जो मील का पत्थर है वो आपका साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं है कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीब अथवा अशिक्षित का माहौल ना कराए जा सके, बल्कि यह साबित हो गया कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। यानी कि लोकतंत्र ऐसी सीढ़ी है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह रहकर हम उस पर अमल जो है आपका कर सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र ही सबसे बड़ा आपका मेन चीज है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई हमारे सामने? तो आपको पता होगा हमारे सामने सबसे बड़ी जो चीज हुई वो क्या हुआ? वो हुआ लोकतंत्र। क्या हुआ? लोकतंत्र। तो आपको इस लोकतंत्र को पूरे को ध्यान रखना है। ठीक है ना? याद रहेगा इतना? तो फिलहाल इसमें कुछ पूछना हो बच्चों, इन तीनों पेजों के अंदर किसी का कोई डाउट हो, वो चीज समझ नहीं आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने चुनाव प्रक्रिया को पूरा समझा। अब देखिए, एक छोटी सी इमेज को आप लोग एक बार आपका देख लीजिए। इसलिए मैंने आपको चैप्टर से दिखाया आप कि 1951 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुने जाने के बाद चुनाव समिति ने कार्टूनिस्ट का एक नजरिया दिखाया है कि समिति ने नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, रफी अहमद किरदार, बीवीसी राय, कामराज नडार, राजगोपालाचार्य, जगजीवन राम, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पीडी सिंह मिश्रा, इन सब टंडन, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि को इत्यादि को सबको जो है यहाँ आपका दिखाया गया है। देख लिया? चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब एक बार ये बैलेट पेपर को देख लीजिए। अब तो इस तरह से कुछ आपका चुनाव होता है वोटिंग मशीन से। पहले आपका इस तरह से होता था, देख लीजिए। सबसे पहले बताइए, चुनाव गिनने के बात करने के तरीके में जो है अब बहुत बड़ा अंतर आया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कैसा हुआ है? अब आपका वोट गिनने में बहुत बड़ा जो अंतर है वो आपको दिखाई देगा। देख लीजिए, ये इमेज हम लोग आपका देख रहे थे अभी। ठीक, तो अभी हमको इनको देखना है। अब देखिए, पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, कह रहे जो पहले 3 आम चुनाव हुए हैं, यानी कि 15 साल तक कांग्रेस शुरू में टिकी रही। पहले आम चुनाव के नतीजे में शायद ही किसी को अचंभा हुआ। आशा ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकप्रियता प्रचलमान नाम था। कांग्रेस पार्टी और किसी पार्टी की स्वाधीनता संग्राम की विशारत हासिल थी। तब के दिनों में यह एकमात्र पार्टी थी जिसका सारा संगठन पूरे देश में था। फिर भी इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति में सबसे करिश्मई और लोकप्रिय नेता थे। कैसे थे करिश्मई? बोलते हैं बड़े जादूगर नेता थे। जिधर पहुंच जाते थे वहां का रुख पलट दिया करते थे। नेहरू ने
कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा में सबसे पहले 489 सीटों में से 364 सीट हासिल जीती थी और इस तरह वह प्रतिद्वंदी चुनावी दौर बहुत आगे निकल गया। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, वहां आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। कौन रही? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको हम बोलते हैं आईएनसीपी, इंडियन मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। ये कौन से नंबर पर रही? दूसरे नंबर पर रही। एक बार एक डाटा दिया गया है, आप थोड़ा इसको निगाह मार लीजिए और मुझे बताइए क्या स्थिति बनी हुई है। क्लियर? आगे बढ़े। चुनाव में पहला आम चुनाव 1952, दूसरा आम चुनाव 57 और तीसरा 62। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको चैप्टर से संबंधित आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी का कोई भी डाउट हो, किसी का कोई भी कमेंट हो, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।